Hello friends, I am Sutuka. My father discussed this topic. My father discussed this topic. Presentations. Cash book are leisure for CA final student के लिए. I am Gaurav Kumar Gupta. I am MBA Finance and Chartered Accountant and PhD holder. I am discussed this topic accounting for cash और कैश बुक CA फाइनल स्टूडेंट्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले कैश बुक का मतलब कैश बुक हम लोग किस लिए बनाते हैं। कैश बुक बनाने का मतलब होता है कि हम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैश से रिलेटेड उसको एक जगह अरेंज करते हैं। एक जगह कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को हम लिखते हैं। जैसे इट इज़ कैश बुक का होता है इट इज़ क्वाइट unpracticable and inconvenient to record all the cash transaction in the journal. It is therefore necessary that all the cash transaction may separately be recorded in separate, especially paper book, cash book. All cash transaction are recorded in cash book. जितने भी कैश ट्रांजेक्शन होता है उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। कैश हेयर मीन्स नोट्स, कॉइन्स, चेक, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल ऑर्डर. All transactions in this form are recorded in cash book. Cash transactions have got two aspect. कैश ट्रांजेक्शन्स में हम दो एस्पेक्ट को पाते हैं। पहला रिसिप्ट मीन्स प्राप्त करना, दूसरा क्या होता है पेमेंट। कैश बुक रिकॉर्ड ऑल द कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट अकॉर्डिंग टू एंड्रवर Monroe. Cash book is used for recording the receipt and payment of money. कैश बुक में हम मनी का भुगतान और मनी की प्राप्ति के अनुसार उसका यूज होता है, उसको हम यूज करते हैं कैश बुक में। वेदर इन क्वाइंस को, नोट्स को, चेक को, पोस्टल ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक का इम्पोर्टेंस क्या। कैश बुक इन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्सिडरी बुक। कैश बुक जो होता है ये एक सब्सिडरी बुक होता है because it keep the initial record of cash transaction of a बिजनेस का वो प्रारंभिक रिकॉर्ड होता है कैश ट्रांजैक्शन। कैश बुक इज मेंटेन बाय एवरी बिजनेसमैन। कैश बुक जो होता है प्रत्येक बिजनेसमैन द्वारा मेंटेन किया जाता है। वेदर स्मॉल लार्ज इन साइज इट इज सिंपली बिकॉज एवरी बिजनेस इज वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कैश मैनेजमेंट, कैश रिसीव, कैश पेमेंट। द बिजनेस मस्ट बी अवेयर ऑफ इट्स डेली, वीकली एंड मंथली cash balance so that effective policy of cash management should be formulated. अब जैसे टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ कैश बुक। एवरी बिजनेस differs from other regard size, nature and the requirement the business can use with cash book. सिंपल एंड सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम होता है। कैश बुक विद डिस्काउंट एंड बैंक कॉलम होता है। पेटी कैश बुक। पेटी कैश बुक्स का मतलब होता है कि खुदरा खर्चा। यदि खुदरा माने जो आए दिन जैसे चाय का खर्चा हो गया, नाश्ता का खर्चा, वो पेटी कैश बुक में हम उसको लिखते हैं। मल्टी कॉलम कैश बुक। मल्टीपल मीन्स मिक्स प्रकार के खर्चे होते हैं, उसको हम लिखते हैं। कैश बुक बनाने के लिए सबसे पहले हमको कैश बुक कैसे बनाएंगे तो डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे पेमेंट। तो कल हम आपको बताए थे वीडियो में कि डेबिट साइड रिसिप्ट साइड में पहले लिखेंगे डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, फिर अमाउंट में रुपीज़ और पैसा लिखें। फिर पेमेंट साइड में डेट, पार्टिकुलर, LF, अमाउंट रुपीज़ और पेमेंट लिखेंगे। इस तरह से हम डेबिट साइड कैश बुक रिकॉर्डेड फॉलोइंग नेम ऑफ पर्सन पार्टी फॉर हुम पेमेंट हैज़ बीन रिसीव। जब हम पेमेंट रिसीव करते हैं उसको डेबिट साइड। नेम ऑफ हेड ऑफ इनकम अगेंस्ट हुम पेमेंट हैज़ बीन रिसीव। रेंट अकाउंट इन केस ऑफ रिसीविंग रेंट, ठीक है। नेम ऑफ एसेट अगेंस्ट हुम द पेमेंट हैज़ बीन रिसीव। सेल ऑफ प्लांट को यदि बेच रहे हैं उस सिचुएशन में भी हम डेबिट क्रेडिट को साइड में लिखिए। सेल अकाउंट इन द केस ऑफ कैश सेल अकाउंट जो होना चाहिए वो कैश सेल से संबंधित होना चाहिए। मिसलेनियस रिसिप्ट अकाउंट जो होना चाहिए वो भी कैश से संबंधित। क्रेडिट साइड रिकॉर्डेड द फॉलोइंग नेम ऑफ पर्सन पार्टीज हु पेमेंट हैज़ बीन मेड। अब आपको एक हम जर्नल एंट्री के साथ साथ हम उसको कैश बुक को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, जर्नल के साथ साथ। जैसे सपोज डैट
एलिस्ट्रेशन CA फाइनल में एलिस्ट्रेशन 1 को डिस्कस किया गया 2003 में। इंटर द फ्लोइंग इन द सिंपल कैश बुक। सिंपल कैश बुक कैसे बनाएंगे, इसमें हम आपको एडजस्टमेंट नहीं बता रहे हैं, सिंपल कैश बुक को पहले बताएंगे, उसके बाद एडजस्टमेंट को बताएंगे। जैसे जनवरी 1 को कैश इन हैंड हाथ में था 11,200 रुपया, ठीक है। रिसीव फॉर रमेश, रमेश से हम जनवरी 5 को हम रिसीव किए। पेड रेंट, रेंट का भुगतान किए जनवरी 7 को, रेट 30 रुपये हम रेट पेड किया। सोल गुड्स, जनवरी 8 को हम माल बेचे 300 रुपये का। जनवरी 10 को पेड मोहन, मोहन को भुगतान किए 700 रुपया। जनवरी 27 को परचेज फर्नीचर, फर्नीचर को खरीदें 200 रुपया। पेड सैलरी किए 100 रुपये, 100 रुपया हम सैलरी का भुगतान किए। तो जब हम कैश बुक बनाएंगे तो पहले हम क्या लिखेंगे, डेट, पहले रिसिप्ट लिखेंगे, उसके बाद सेकंड लिखें पेमेंट। तो डेबिट साइड में रिसिप्ट और क्रेडिट साइड में पेमेंट को लिखेंगे। डेट पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि जनवरी 1 कैश इन हैंड जनवरी 1 को मेरे पास 11,200 था। तो 11,200 जो था हमारे पास, तो इसको हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस BD। क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस मेरे पास कितना था, 11,200 था कैश इन हैंड, उसको लिखें। रिसिप्ट साइड में हम लिखेंगे 11,200 टू बैलेंस BD। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, रिसिप्ट फॉर्म रमेश से हम प्राप्त किए, तो हम रिसिप्ट साइड में, डेबिट साइड में रिसिप्ट लिखते हैं। तो रमेश से हम कितना प्राप्त किए, तो हम एंट्री क्या मारे, रमेश से जब हम रिसीव करेंगे तो कैश बुक अकाउंट बना रहे हैं, तो कैश बुक अकाउंट को खोलें, लेजर खोलें, तो रमेश से हम रिसीव करेंगे। तो रमेश से हम क्या रिसीव किए, कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश दे रहा है, तो कैश मेरे पास आया, तो हम इसका कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रमेश 300 रुपया। फिर उस पर जनवरी 5, डेट को हमेशा मेंशन करेंगे, डेट मेंशन नहीं कीजिएगा, आपका अकाउंटेंसी गड़बड़ा जाएगा, फिर आपको एग्जामिनर 0 मार्क्स देगा। अब आ गया जनवरी 8 को सेल किया, तो जब भी सेल करेगा, जनवरी 8 को ये एंट्री मारा, सोल्ड गुड्स, माल बेचा। तो माल जब बेचा है तो इसके पास क्या आएगा, कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो इसमें डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट को एंट्री करेंगे 300 रुपया। तो इतना हम रिसिप्ट कर लिए। अब पेमेंट साइड में रेंट को भुगतान, तो रेंट जब भी पेमेंट करेंगे तो मेरे हाथ से क्या जाएगा, कैश। तो इसको हम क्रेडिट साइड में देखेंगे, पेमेंट कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मारा, इसलिए पेमेंट साइड में हम रेंट अकाउंट को बाई रेंट अकाउंट लिखेंगे, बाई रेंट अकाउंट। और डेबिट साइड में टू लिखते हैं और इस समय बाई का यूज करते हैं। अब जैसे मोहन क्या संबंध में आ गया, पेड मोहन को भुगतान किए, तो मोहन को भुगतान किए तो मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मारा, तो कैश एंट्री मारा, तो मोहन को हम क्या करेंगे, बाई मोहन लिख देंगे 700 रुपया। फिर फर्नीचर खरीदे, तो फर्नीचर खरीदेंगे तो भुगतान किए, फर्नीचर आया, कैश चला गया मेरे यहाँ से, तो इसको बाई फर्नीचर लिख देंगे 200 रुपया। सैलरी भुगतान किए, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश मेरे हाथ से चला गया, इसलिए बाई सैलरी लिख दिए 100। और बाद में इसके बाद जो हम टोटलिंग किए, उसके बाद मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या हो गया, बाई बैलेंस CD 10,770 रुपया मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। फरवरी 1 का क्लोजिंग बैलेंस, वही क्लोजिंग बैलेंस बाद में क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। यही चीज़ आपको समझना है। कंट्रा एंट्री, कैश बुक जो बनता है उसको कंट्रा एंट्री पे संबंधित होता है। जैसे कैश इन हैंड द ओपनिंग बैलेंस विद द फॉर्म, दिस वाज द क्लोजिंग बैलेंस 31 December 2001, कैश अमाउंट अकाउंट ऑलवेज द डेबिट बैलेंस, so it has been shown at debit side of the cash book. January 5, it is a receipt of Ramesh has been recorded the debit side of cash book. ठीक है, इस चीज़ को आपको जानना है। कैश बुक का एकदम सिंपल चीज़ आपको बताया है, इसी को एक्सप्लेन करना होगा। अब उसके बाद इंटर द फ्लोइंग कैश बुक डिस्काउंट कॉलम। अब डिस्काउंट पे कैसे आप कैश बुक बनाइएगा, डिस्काउंट कॉलम। जैसे इंटर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। कैश जनवरी 1 को कैश इन हैंड 11,500 था, ठीक है। ये हमेशा याद रखिएगा कि कैश इन हैंड 11,500 था, ये ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा। जनवरी 5 को पेड टू रामनाथ डिस्काउंट अलाउड बाई हिम, 300 रुपया रामनाथ को पेड किया, 10 रुपये डिस्काउंट करवा दिया। फिर जनवरी 8 को परचेज गुड्स किया, 400 रुपया का गुड्स परचेज किया।
फिर जनवरी 10 को रिसीव फ्रॉम आर गोपाल, आर गोपाल से रिसीव किया, उसको डिस्काउंट अलाउड किया 20 रुपया। फिर जनवरी 16 को सोल्ड गुड्स किया, माल बेचा 400 का। फिर जनवरी 21 को पेड टू एस शर्मा, एस शर्मा को भुगतान किया 295, डिस्काउंट रिसीव किया 5 रुपया। पेड वेजेज, वेजेज का भुगतान किया, मजदूरी का भुगतान किया जनवरी 25 को 50 रुपया। पेड टू संजीव फुल सेटलमेंट इज डिस्काउंट विच सो क्रेडिट बैलेंस ₹400, 390 रुपया, 10 रुपये डिस्काउंट भी करवाना। अब हमको कैश बुक बनाना है, तो कैश बुक में हम पहले लिखेंगे रिसिप्ट साइड, उसके बाद पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड को लिखेंगे डेबिट साइड में और पेमेंट साइड को लिखेंगे क्रेडिट साइड। अब लिखेंगे जनवरी 1 को टू बैलेंस BD, मेरे पास कैश इन हैंड कितना था 11,500, उसको टू बैलेंस BD मिलेंगे। जनवरी 10 को रिसिप्ट किया आर गोपाल से 980 रुपया। फिर सेल किया, कैश आया इसके पास 400 रुपया जनवरी 15 को। ये मेरा रिसिप्ट साइड कंप्लीट हो गया। अब आइए जनवरी 5 को एंट्री मारा, रामनाथ को इसने भुगतान किया, तो रामनाथ अकाउंट टू कैश, कैश हाथ से चला गया, तो 300 रुपया है वो कैश, वो भी डिस्काउंट पे पेमेंट किया, 10 रुपया मेरा डिस्काउंट पे किया, तो 10 रुपये डिस्काउंट का एंट्री कर देंगे। बाई परचेज, परचेज किया तो परचेज टू कैश चला गया हाथ से, 400 रुपया आ गया, बाई परचेज लिखेंगे। बाई एस शर्मा, एस शर्मा को भुगतान किया, वो भी डिस्काउंट पे भुगतान किया, तो एस शर्मा को क्रेडिट करेंगे 295 रुपया, 5 रुपया डिस्काउंट साइड में क्रेडिट। वेजेज अकाउंट, वेजेज अकाउंट भुगतान, मजदूरी भुगतान, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश हाथ से चला गया, तो वेजेज को हम बाई क्रेडिट करेंगे, वेजेज को क्रेडिट करेंगे 50 रुपया। उसके बाद संजीव को पेमेंट किया, संजीव अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश एंट्री मारे तो बाई संजीव एंट्री करेंगे 390 रुपया, 10 रुपये डिस्काउंट पर पेमेंट किए। उसके बाद बाई बैलेंस CD, 11,445 रुपया जो मेरा आएगा वो बैलेंस CD का आ जाएगा। वो अगले साल क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले साल क्या हो जाएगा जब ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। क्लोजिंग बाद में ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इसी चीज़ को जानना है कैश बुक के बारे में। कैश बुक के बाद फिर कैश डिस्काउंट के बाद आपको पेमेंट डिस्काउंट के बारे में डिस्कस करें। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? क्लोजिंग बैलेंस का मतलब होता है कि कैश बुक रिकॉर्डेड द ट्रांजैक्शन फॉर द मंथ ऑफ क्लोज एंड ऑफ मंथ टू फाइंड आउट अवेलेबल कैश इन हैंड ऑन दैट। द क्लोजिंग बैलेंस इज एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ओवर इज क्रेडिट साइड। इट रिकॉर्ड द एक्चुअल कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट। इट डज नॉट रिकॉर्ड एनी एंटीसेप्टेड रिसिप्ट और पेमेंट ऑफ कैश। आउटस्टैंडिंग पेमेंट रिसिप्ट आर नॉट रिकॉर्डेड। इसमें आउटस्टैंडिंग पेमेंट और रिकॉर्ड को नहीं होता। जो भी को भी बकाया है, ज़्यादा राशि बकाया, उसको हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ओनली फॉर कैश से संबंधित जो भी एंट्री होगा उसको हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं। अब आपको बताना है कि कैश डिस्काउंट क्या होता है और ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में। जैसे मान लें कि कैश डिस्काउंट में कैश डिस्काउंट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट। पेमेंट के समय हम कोई भी चीज़ करते हैं उसमें कैश डिस्काउंट करते हो। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड व्हेन गुड्स आर सोल्ड और परचेज। जब भी हम गुड्स को खरीदते हैं या परचेज करते हैं तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट करवाते हैं। कैश डिस्काउंट का बेसिक जो होता है, कैश डिस्काउंट इज रिलेटेड टू टाइम, द अर्लियर द पेमेंट द मोर विल बी कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज रिलेटेड टू द amount of purchase and sales, the more sale the more will be rate and amount of discount। ठीक है। कैश डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। इट इज shown at debit side for cash book a discount allowed discount receipt shown at the credit side। अब इसी तरह ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट, इज नॉट shown इन द कैश बुक में हम ट्रेड डिस्काउंट को नहीं दिखाते हैं क्योंकि वो कैश से रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन कैश डिस्काउंट कैश से रिलेटेड होता है। कैश डिस्काउंट को डेबिट साइड में हम डिस्काउंट जो हम अलाउ करते हैं तो उसको डेबिट साइड में दिखाते हैं। जब डिस्काउंट को हम रिसीव करते हैं तो उसको क्रेडिट साइड में। एक बार डिस्काउंट को किसी को हम अलाउ करवाते हैं तो वो मेरे लिए खर्चा हो गया, और डिस्काउंट जो हम रिसीव करते हैं वो मेरे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। एस्पेक्ट को समझना, डुअल एस्पेक्ट को समझना है। कैश डिस्काउंट इज नॉट shown in the purchase of sales book, in shown in the cash book and profit and loss account। Trade discount is shown the sale book and purchase book, it's shown the deducted from purchase price and sales price, it is not shown in the profit and loss account।
ट्रेड डिस्काउंट को परचेज प्राइस और सेल्स प्राइस में से हम घटाते हैं, उसको प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करते हैं। बहुत सा सीए फाइनल स्टूडेंट जो है ट्रेड डिस्काउंट को पीएल अकाउंट में चार्ज कर देते हैं, जिस कारण से उसे बहुत ही कम मार्क्स मिलता है और पीएल अकाउंट उसका गड़बड़ा जाता है। पीएल अकाउंट जब भी बनाएंगे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, उसमें ट्रेड डिस्काउंट का जिक्र नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट को चार्ज नहीं करेंगे, ओनली फॉर परचेज और सेल्स में से ही माइनस करेंगे। अब एडजस्टमेंट आपको बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक्स। क्लोजिंग स्टॉक्स का एडजस्टमेंट क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बहुत से सीए फाइनल जो कर रहे हैं उनको क्लोजिंग स्टॉक्स का एंट्री नहीं आ पा रहा है। क्लोजिंग स्टॉक्स को हम परचेज में से ही घटाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक्स अकाउंट टू परचेज एंट्री मारते हैं, तब जाके हम पीएल अकाउंट में चार्ज करते हैं। डिस्काउंट पॉलिसी। कैश डिस्काउंट में बी अलाउड इन कैश फॉर प्रॉम्प्ट इमीडिएट पेमेंट एज पर द डिक्लेयर पॉलिसी ऑफ बिजनेस। Trade discount is generally allowed per announced scheme of the business. It is a temporary measure. अब आ गया ओपन करेंट अकाउंट विथ बैंक 12,000, अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक या अमाउंट पेड इनटू बैंक। तीनों का मतलब एक ही होगा। ओपन करेंट अकाउंट विद द बैंक में जब हम कोई भी करेंट अकाउंट खोलते हैं 12,000, या बैंक में अमाउंट डिपॉजिट किया या अमाउंट इनटू बैंक, ये तीनों का मतलब यही हुआ। इसका एंट्री क्या मारेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री मारे, बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक 12,000। अब ट्रीटमेंट इन कैश बुक में इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? इट एज ए पेमेंट ऑफ कैश, इट विल बी रिड्यूस कैश। कैश मेरा क्या हो, रिड्यूस कर गया, कम कर गया। इट इज विल बी शोन एट द क्रेडिट साइड, सिंपल डबल कॉलम कैश बुक। करने के बाद कैश मेरा डिक्रीज कर गया, इसी को उसको हम क्रेडिट साइड में डाल दिए, एक एसेट्स मेरा डिक्रीज करेगा। इन केस ऑफ बैंक कॉलम, देयर इज कॉलम इन बैंक certain transaction involved both debit and credit side cash book. This book got both column. The amount will be retained in the cash card. Amount withdraw from bank. बैंक से जब हम कोई राशि विड्रॉ करते हैं तो मेरे पास क्या आ गया? कैश आ गया। कैश अकाउंट डेबिट टू देने वाला कौन हो गया? गिवर, बैंक देने वाला हो गया, तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट करती है। फिर भी चेक रिसीव फॉर मोहन से जब हम चेक रिसीव करते हैं, तो जब भी हम चेक रिसीव करते हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन, चेक हम रिसीव किए हैं तो बिंग चेक रिसीव। इसमें वेन यूर चेक इज रिसीव इट इज ट्रीटेड एज कैश अनलेस इज स्पेसिफाइड द चेक हैज बीन रिसीव एंड डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे। कैश एंड एसेट्स इंक्रीज सो इट विल बी डेबिटेड इन कैश कॉलम। ये आपको जो भी बता रहे हैं कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन बता रहे हैं कि हम कैसे इसका एंट्री कर रहे हैं, जर्नल एंट्री कर रहे हैं। अब आ गया बिंग मोहन चेक डिपॉजिट टू बैंक। माने मोहन ने बैंक में चेक डिपॉजिट किया, जब भी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंट्री मारेगा। तो इसका एनालिसिस क्या करेंगे? द चेक रिसीव फॉर मोहन द प्रीवियस डे हैज बीन इंक्लूडेड इन कैश पोस्टेड एट द डेट एंड साइड ऑफ कैश बुक। द सेम चेक हैज बीन डिपॉजिट इनटू बैंक, इट विल रिड्यूस और कैश बैलेंस, सो इट विल be posted at credit side of cash book by bank and amount will be written in the cash column. It will be increased in cash bank, so it will be posted at the debit side and cash book to cash office and the amount will be written in the bank column. अब ट्रांजेक्शन आइए, 5 ट्रांजेक्शन, पाँचवा ट्रांजेक्शन कैश प्रीवियस रिसीव फ्रॉम मोहन इंडोर्स इन फेवर ऑफ श्याम के फेवर में वो इंडोर्स में क्या हुआ? बेच देना, उसको इंडोर्स कर दिया। चेक प्रीवियस फॉर रिसीव फ्रॉम मोहन से पहले में चेक रिसीव किया और उसने श्याम को इंडोर्स कर दिया, तब जनरल एंट्री क्या मारेंगे? तब श्याम यहाँ हो गया रिसीवर, तो श्याम को डेबिट कर दिया टू कैश, मेरे हाथ से चला गया। बिंग मोहन चेक इंडोर्स इन फेवर ऑफ श्याम। मैंने कहने का मतलब है कि इसमें बैंक पेमेंट नहीं कर रही है, इसमें श्याम ने क्या किया, उस चेक को मोहन ने श्याम को इंडोर्स कर दिया, बेचान कर दिया। We know that check received for Mohan has been endorsed in favor of Syam. The check has already been included in cash, so cash will reduce with check is transferred to Syam. It will be posted at the credit side, the cash book. By Syam, the amount will be written in the cash column. अब कैश रिसीव फॉर मोहन डिपॉजिट इनटू बैंक द सेम डे वो क्या मोहन जो है रिसीव कर रहा है डिपॉजिट बैंक में, सेम डे वो रिसीव कर रहा है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा टू मोहन को क्रेडिट करेगा। बिंग चेक रिसीव फॉर मोहन डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका एनालिसिस क्या करेंगे? द चेक हैज बीन डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे, सो इट विल बी अफेक्ट आवर कैश एट बैंक, नॉट कैश इज इन हैंड। दिस इज व्हाई इट विल बी पोस्टेड एट द डेबिट साइड एंड कैश बुक एंड अमाउंट विल बी रिटेन इन द बैंक कॉलम। दिस इज नॉट कंट्रा ट्रांजेक्शन, इसमें कंट्रा ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। चेक इशू ड्रॉन फेवर ऑफ रमेश के फेवर में चेक लिखा गया, ड्रॉन किया गया।
तो रमेश को डेबिट करेंगे और टू बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रमेश रिसीवर हो गया और बैंक गिवर हो गया। बिंग चेक इशू फॉर फेवर ऑफ रमेश के अगेंस्ट में। अब 8वां ट्रांजेक्शन में इंटरेस्ट अलाउड और क्रेडिट बाय बैंक। बैंक द्वारा जब हम उधार इंटरेस्ट अनुमति लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, बिंग इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। अब बैंक का एनालिसिस करेंगे। बैंक हैज अलाउड इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, सो आवर बैंक बैलेंस will increase. Cash bank in assets, it is the increase, so bank account will be debited. A rule of debit and credit of assets is debit is increase, it will posted to debit side of their column cash book through interest amount, and the amount is written bank column. The transaction will not affect simple and double column cash book as it do not involve cash book amount. These cash book do not be column. अब इंक्रीज। अब तो चौथा 9 ट्रांजेक्शन इंटरेस्ट चार्ज ऑन डेबिट बाय बैंक। बैंक द्वारा जब इंटरेस्ट चार्ज हुआ या इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, अब बताए थे ओवरड्राफ्ट जो है उस पर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो बैंक के लिए क्या होगा, प्रॉफिट हो गया। इंटरेस्ट मेरे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया। तो इंटरेस्ट को डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। बैंक द्वारा यह इंटरेस्ट चार्ज किया गया। इसका एनालिसिस क्या करेंगे। द बैंक कैन चार्ज interest on overdraft, so our bank balance will reduce with the amount of interest. Interest as expense in increase. इंटरेस्ट क्या है, मेरा एक्सपेंस है वो इंक्रीज कर गया इसलिए इसको डेबिट कर दिए। सो इंटरेस्ट अकाउंट विल बी डेबिटेड इन सेम वे कैश एट बैंक एट द सेट्स इज डिक्रीज। बैंक का कैश एट बैंक का जो कैश है वो डिक्रीज कर गया, एसेट्स उसका डिक्रीज है, सो इट विल बी क्रेडिटेड, इसीलिए उसको बैंक को क्रेडिट कर दिया। द ट्रांजेक्शन नॉट कंसर्न विथ सिंपल एंड डबल कॉलम कैश बी बिकॉज इट इज नॉट इट involves cash in hand. It is concerned with the bank column. There is column cash book. As the bank balance is decreased, so it will be posted the credit side the cash book by interest, and the amount will be written the bank column. Bank charge and collection charge. Bank charge and to bank account being expense charged by bank. आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैश बुक के संबंधित और भी ट्रांजेक्शन है, कम से कम 40,000 ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। कैश बुक ओनली फॉर कैश बुक के बारे में बता रहे। कैश बुक जब तक नहीं आएगा तब तक आप अगला माने फंड फ्लो स्टेटमेंट नहीं बना पाइएगा, एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाइएगा, बहुत सा चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। इस चीज़ को जानने के लिए आज हम आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 के बारे में कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट का कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जो सीए फाइनल में पूछा गया है और सीए इंटरमीडिएट में भी पूछा गया है, और बीकॉम जो भी कर रहे हैं, बीकॉम एमकॉम एमबीए फाइनेंस से जो कर रहे हैं उनके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चन बार बार आता है हर एक एग्जामिनेशन में। डिफाइन द कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट एंड टाइप्स ऑफ फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। आपको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कितने प्रकार हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हमें डील करता है। जैसे मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है, निर्माण, उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इज ए कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिकली निगोशिएटेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट। निगोशिएटेड का मतलब होता है कि उसका प्राइस तय नहीं हुआ, माने निगोशिएशन हुआ, माने इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि इसका प्राइस एक्चुअल क्या है, निगोशिएट है, अभी निगोशिएबल उसको भेग बनाया गया। जैसे ब्रिज, बिल्डिंग, डैम, पाइपलाइन, रोड, शिप, टनल्स, combination of assets are closely interrelated, interdependent in terms their decisions, technology and function, their ultimate purpose, use. Construction or repairing and other the construction contract include contract for the rendering of service which are directly related to the construction of assets. Rendering of service हो जाता है वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट से संबंधित होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर का जो भी सर्विस होता है वो कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित होता है। या आर्किटेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस ऑफ रीस्टोरेशन ऑफ एसेट्स, जब हम कोई भी एसेट्स का रीस्टोरेशन करते हैं वो भी कंस्ट्रक्शन से संबंधित होता है। रीस्टोरेशन ऑफ द इन्वायरमेंट फ्लोइंग द डिमोलाइजेशन ऑफ एसेट्स, एसेट्स का डिमोलाइजेशन हो जाना, माने संपत्ति का विघटन हो जाना। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अकाउंटिंग स्टेटमेंट डिफाइन द 2 टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट। पहला तो फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट इज अ कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट इन विच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्री टू फिक्स कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड फिक्स रेट पर यूनिट ऑफ आउटपुट विच इन सम केस इन सब्जेक्ट टू द कॉस्ट escalation clauses।
Cost plus contract is a construction contract in which a contract is a reimbursed in allowance the otherwise defined cost plus percentage of this cost and fixed fee. Some construction contract may contain the charge characteristic of fixed price contract and cost plus contract, both cost plus contract with a agreed maximum price. Accounting required the combination of segmentation, construction contract and certain discussed in brief. इसके बारे में हम आपको कल नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट को जिक्र करेंगे जिसमें सिगमेंटेशन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है उसके बारे में, और इकोजिनेशन कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड एक्सपेंस क्या होता है, रेवेन्यू पॉइंट्स क्या होते हैं, एक्सपेंस पॉइंट क्या होते हैं। रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स फिगर। रेवेन्यू जो हम देखते हैं वो सेल्स फिगर को देखते हैं, ठीक है। जब तक हम सेल्स फिगर को नहीं देखेंगे रेवेन्यू हमारा जनरेट कैसे होगा, इस चीज़ को जानने के लिए हमको सेल्स फिगर्स को जानना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को जानना पड़ेगा। उसके बाद हम कंसोलिडेटेड फंड इंडिया, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू से रिलेटेड खर्चा होता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होता है वो जनरल सर्विस में आता है, सोशल सर्विस, इकोनॉमिक सर्विस और ग्रांट इन एड में आता है। जिसमें रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, कैपिटल पेमेंट किए, कैपिटल रिसिप्ट किए, पब्लिक डेप्ट किए, पब्लिक डेप्ट रिसीव किए। ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, भारत का जो कंसोलिडेटेड फंड होता है उस अनुसार हम इसको, जैसे सर्टेन एक्सपेंस CFI, चार्ज सम एंड वोटेड, एलोकेशन बिटवीन कैपिटल रेवेन्यू इन कैश ऑफ CFI, कैपिटल सिम, एलोकेशन अकॉर्डिंग टू ए स्पेशल ऑर्डर ऑफ CAG अवेलेबल अदरवाइज इन कंस्ट्रक्शन और एक्सपेंस विद ओपनिंग ऑफ सर्विस बराबर कैपिटल, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल माइनस मेजर कैपिटल माइनर रेवेन्यू, अदर्स रेवेन्यू, डैमेज नेचुरली माइनस कैपिटल। ये सब को डिस्कस करना पड़ेगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, कंपाइलेशंस क्या होते हैं उसको एक्सप्लेन करें। अकाउंटिंग थ्योरी क्या होता है, अब से अकाउंटिंग थ्योरी में इंटरनल होता है, मैनेजमेंट होता है, डायरेक्टर होते हैं, एक्सटर्नल में इन्वेस्टर होते हैं, इंटरनल में मैनेजमेंट और डायरेक्टर। इंटरनल पार्ट जो होता है मेरा आंतरिक जो पार्ट होता है वो मैनेजमेंट और डायरेक्टर होता है, एक्सटर्नल में इन्वेस्टर होते हैं, एम्प्लॉय होता है, लेंडर होता है, सप्लायर होता है, गवर्नमेंट ऑफ पब्लिक होता है। फील्ड ऑफ अकाउंटेंसी का फील्ड क्या होता है, बुक कीपिंग होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग होता है। एसेट्स का आपको परिभाषा बता रहे हैं। एसेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज, जो भी हमारा रिसोर्स एसेट्स हुआ। कंट्रोल बाय इंटरप्राइज का जो भी नियंत्रण होता है वो भी एसेट्स का पार्ट होता है, इसी को एक्सप्लेन करेंगे। डेट्स अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे।